आहान निधि के रोमांटिक पल दिल आहान के ऐसे साइड पर खींचने से निधि ने उसे घूर कर देखा। आहान ने उसको इग्नोर किया और उसे दीवार से लगाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा मुंह क्यों इतना फुला हुआ है? निधि में उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं। मैंने आपको कितने सारे फ़ोन किए लेकिन आपने मेरा एक फ़ोन नहीं उठाया। अब जाए अपना काम करिए, अब क्यों मुझसे बात करनी है? 2 दिन तो मेरे बिना रह लिया ना आपने, तो आगे भी रह लीजिए। आहान निधि को प्यार से देखा और उसके एक हाथ को पकड़कर उसके कमर से लगाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे निधि आहान के एकदम नजदीक चली गई और उसके शरीर से चिपक गई। आहान के ऐसा करते हैं निधि के बॉडी में गुस्बम आ गए। उसने आहान को हल्का सा धक्का दिया और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर आहान ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसके कमर से लगाकर अपनी तरफ खींचकर उसे देखते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ? तुम्हें देख रहा हूँ। 2 दिन में कैसे हो गई हो? आहान की बात सुनकर निधि ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, 2 दिन में मोटी हो गई हूँ, देख लीजिए आप कोई और। आहान ने उसे अपने आप से सटाकर उसके ठुड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे देखकर उसके होठों को बेहताशा चूमने लगा। आहान के हरकत से निधि की आंखें अपने आप बंद हो गई और वह भी आहान का साथ देने लगी। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब निधि के सांसें उखड़ने लगी तब कहीं जाकर आहान ने उसे ना चाहते हुए भी छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही निधि गहरी गहरी सांस लेने लगी, जिससे उसका सीना आहान के चौड़े सीने से टकराने लगा। निधि की हरकतें आहान को बेचैन करने के लिए काफी थी। उसने अपना चेहरा निधि के गले में डाल दिया और उसके गर्दन को चूमते हुए उसके गालों तक आ गया। आहान की हरकत से निधि एकदम से सिहर गई और उसे छूटने के लिए झटपटाने लगी, जिसे देख आहान ने उसके दोनों हाथों को छोड़ दिया और अपने हाथ से उसके कमर को टाइट पकड़ लिया। निधि ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, आप हॉस्पिटल में है? निधि की बात सुनकर आहान ने उसके गाल को काटते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन तुमने देखने के बाद मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ स्वीटी पाए। आहान की बात सुनकर निधि बोली, आप कितने बेशर्म हो ना, कैसी बातें करते हैं? आहान ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया और कहा, चलो जल्दी से बेबी को देख कर आते हैं, फिर हम भी बेबी लाने के बारे में सोचेंगे, उसके साथ खेलने के लिए तो कोई चाहिए। आहान की बात सुनकर निधि मुंह खोले उसे देखने लगी, जिसे देख आहान के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। उसने निधि के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और उसे फिर से वाइल्ड होकर चूमने लगा। उसके हाथ निधि के शर्ट के अंदर थे और वह निधि के कमर को सहला रहा था। उसकी हरकत से निधि उत्तेजित हो रही थी, पर आहान उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने आहान के हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी, जिसे देख आहान उसे छोड़ दिया और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए बोला, चलो जल्दी मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर निधि बोली, नहीं अभी मुझे बेबी के पास रहना है, मैं नहीं आ रही घर पर। उसकी बात सुनकर आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम बाद में आएंगे, वैसे भी शाम को भाभी घर आएंगी, इसलिए चलो अभी तुम मेरे साथ। आहान की बात सुनकर निधि बोली, आप कैसे हैं? अभी तो कल गए थे और आज आपको फिर से मुझसे प्यार करना है, बस यही चलता रहता है आपके दिमाग में। आहान ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, चलो हम चलते हैं। इतना कहकर वह निधि को ले जाते हुए अपने मन में बोला, तुमसे बहुत बड़ी बात बतानी है स्वीटी पाई, इसके लिए तुम्हें रिलैक्स होना भी तो जरूरी है। उसने निधि को पकड़ लिया और परी के कमरे में आ गया। परी इस वक्त अपने बेबी के साथ बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य भी वहीं पर था, जो अपनी बेबी को देख रहा था, जो नन्ही सी थी और प्यारी भी। आहान ने जैसे ही उसे देखा, उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए और वह एक टक उस बच्ची को देखने लगा। आहान को रुका हुआ देख निधि ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? उसकी आवाज़ सुनकर परी और आदित्य ने भी आहान की तरफ देखा। जब आदित्य ने आहान को देखा तो वह समझ गया था कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे देख आदित्य ने जल्दी से बेबी को अपने गोद में उठा लिया और जाकर आहान की तरफ अपनी बच्ची को देते हुए बोला, पकड़ो इसे, देख तो कितनी प्यारी है बिल्कुल। इतना कहकर वह चुप रह गया, जिसे देख आहान ने उस बच्ची को अपने कैपते हुए हाथों से अपने गोद में ले लिया और उसे देखते हुए नम आंखों से बोला, आर्या, आज से यह हमारी आर्या है। आहान के मुंह से बच्ची का नाम सुनकर सब लोग खुश हो गए। परी ने उसे देखते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है भाई। निधि ने भी उसका साथ देते हुए कहा, सच में आर्या बहुत प्यारा नाम है, लेकिन मैं तो इसे रिया ही कहूंगी। उसकी बात सुनकर आहान ने घूरते हुए कहा, उसके नाम का कुछ भी अलग नाम मत निकलना, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ, सब लोग इसे प्यार से प्रिंसेस कहेंगे। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सर हिला दिया। निधि आहान के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। आर्या भी आहान के गोद में खुश थी, जो हल्की हल्की मुस्कुराकर आहान को देख रही थी। आहान ने आर्या के माथे को चूम लिया और परी के पास उसे लेटा दिया, जिसे देख आर्या रोने लगी। उसे रोता देख सब लोग उसे देखने लगे। आहान ने फिर से आर्या को गोद में उठा लिया तो आर्या एकदम से चुप हो गई। उसकी हरकत देख सब लोग हंसने लगे। आहान ने परी को देखा और कहा, आप ठीक तो है भाभी? परी ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहान ने आदित्य को देखा और कहा, भाभी को लेकर आए, हम लोग घर जा रहे हैं। आदित्य ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख आहान ने निधि हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने परी को देखा और कहा, तो तैयार होना मिसेज आदित्य। आदित्य की बात सुनकर परी उसे देखने लगी, जिसे देख आदित्य ने उसे देखकर अपने एक आंख दबा दी। उसकी हरकत देख परी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने जल्दी से आर्या को देखा और कहा, देखा प्रिंसेस, आपको बदमाश होना चाहिए, लेकिन आपके पापा को बदमाशी सूझ रही है। परी की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह से उठ गया और परी के साइड जाकर बैठ गया।
उसने परी को देखा और कहा, अब तो बदमाशियां शुरू होंगी जो रुकेंगी नहीं। परी ने शर्माते हुए आदित्य को देखा और कहा, अब बस भी करें। आदित्य ने उसे देखा और कहा, प्रिंसेस को सुला दो, देखो रो रही है। उसकी बात सुनकर परी ने आदित्य से कहा, आप बाहर जाइए। आदित्य ने अपने गर्दन को ना में हिलाया और कहा, मुझसे क्या छुपाना, अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत पड़ी तो मैं यहीं पर रहूंगा। उसकी बात सुनकर परी ने अपना सर झुका लिया और बोली, आप समझ नहीं रहे, जाइए ना, फिर माँ को भेज दीजिए। आदित्य ने अपना सर हिला दिया और कहा, कब तक बचोगी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। उसकी बात सुनकर परी शर्माने लगी, उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन, शाम का वक्त, सबको आर्या और परी के आने का इंतजार था। आहान ने पूरे मैंशन को फूलों से और लाइट से सजा दिया था। उसके साथ सब लोग खुश थे। आहान भी बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे की खुशी छुपी नहीं रही थी। उनके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ था। निधि आहान को देख रही थी, वो कितना ज्यादा खुश था। आहान की नज़र जब उस पर गई तो उसने निधि को छेड़ते हुए कहा, इतना ज्यादा मत घुरो स्वीटी पाई, अभी रात होने में देर है। उसकी बात सुनकर निधि ने उसके हाथ पर मुक्का मारा और धीरे से बुदबुदाई, किंग कोबरा कहीं का, इस डेविल नाग को तो और कुछ सोचता ही नहीं, जब देखो तब उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है, चलू कोबरा कहीं का। आहान उसकी बातें सुन रहा था। उसने निधि को देखते हुए कहा, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दो वरना रात को। आहान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। निधि ने उसे घूर कर देखा और उसके साइड से निकलकर नियति और ईशा के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मैंशन के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। आदित्य ने आर्या को अपने गोद में लिया और परी को बाहर आने में मदद की। दोनों भी मैंशन के अंदर आ गए। सबने देखा, मैंशन को देख परी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसके लिए फूलों से वेलकम किया हुआ था, जिस पर चलते हुए हो आगे आ गई। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। जैसे ही परी दरवाजे पर खड़ी हुई, उसके ऊपर फूल गिर गए। सबने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वेलकम बेबी और बेबी की मम्मा पापा। परी ने खुश होकर सबको देखा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। काश उसके मॉम डैड भी उसके पास होते। उसे ऐसे देख आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बालों को चूमते हुए बोला, हम सब है ना। परी ने अपने गर्दन हिलाई और घर में आ गई। नैना जी ने उसका अच्छे से वेलकम किया और फिर उसे हॉल में बैठा दिया। सब लोगों ने आर्या के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। निधि और आहान भी अपने कमरे में आ गए थे। कमरे में आते ही आहान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और निधि को सोफे पर धकेलकर उसके ऊपर आ गया। उसकी हरकत देख निधि ने चिढ़ते हुए कहा, आप मुझे 2 मिनट बैठने तो दीजिए। आहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और उसके शर्ट को रिमूव करके उसके पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके होठों पर अपने ही ओंठ रख दिए। निधि ने उसकी हरकत देख अपने आप को उसके ऊपर ढीला छोड़ दिया और वो भी उसका साथ देने लगी। इस वक्त आहान निधि के साथ अपने प्यार भरे लम्हे को गुजार रहा था। उसने निधि को गोद में उठा लिया और बेड पर सुला दिया। निधि ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ, आप मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हैं। आहान ने अपना सर उठाकर उसे देखा और कहा, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी स्वीटी पाई। निधि ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। इस वक्त पूरे कमरे में निधि की कहराने की आवाजें गूंज रही थी। आहान वाइल्ड होकर निधि से प्यार कर रहा था। आधी रात के पहर में ना जाने कब आहान ने निधि को छोड़ दिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर लेट गया। निधि आधी नींद में थी तो आधी आहान के प्यार के वजह से थकान में थी। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद आहान ने अपना सर उठाया और निधि के माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है स्वीटी पाई, बहुत जरूरी है जो मुझसे जुड़ी है। आहान की बात सुनकर निधि उसे देखने लगी। क्या आहान बताएगा निधि को अपने राज के बारे में। जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एरोगेंट डेविल हस्बैंड। आरोन खन्ना, बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह, जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। लोगों को बेहरमी और बेदर्दी से मारना उसका जुनून था। पूरी दुनिया उससे खौफ खाती थी। काली शक्तियों का मालिक था वो। इंसान के रूप में था वो एक दरिंदा जो सबके खून का प्यासा था। अपने मकसद के चलते उसने लिया था इंसानी दुनिया में जन्म। पैदा होते ही लोग उसे रहस्यमयी शापित बच्चा कहने लगे। उसके दादाजी उसे शाप से मुक्त कराना चाहते हैं जिससे वो नॉर्मल इंसान बन जाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल था। मजबूरी में दादाजी को अपने पोते को ताबूत में बंद करना पड़ा, लेकिन एक गलती के कारण 25 साल ताबूत में बंद रहने के बाद वो वापस इंसानी दुनिया में आ चुका था अपना मकसद पूरा करने। ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले जो शैतान को ताबूत में बंद कर दिया गया था, और अब वो ताबूत से बाहर कैसे आया। क्या था उस शैतानी बच्चे का मकसद। किसने दिया था शैतान को ये शाप। दादाजी उस शैतानी बच्चे को शाप से मुक्त करा पाएंगे। रुहिका कश्यप कई सारे राज लिए रहे है शैतान की जिंदगी में, जिसे देखते ही शैतान की नज़र उस पर पड़ गई। वो रुहिका को अपने वसूलों में कैद करना चाहता है, लेकिन रुहिका उससे करती है नफरत। ऐसे में कैसे संभालेगा आरोन अपनी कयामत को। निधि को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही आहान ने कहा कि उसके बारे में उसे कुछ कहना है, निधि की नींद जैसे हवा हो गई। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और आहान को देखते हुए बोली, बताइए क्या बात है। आहान ने निधि के पेट पकड़ते हुए कहा, कहानी तो बहुत लंबी है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, सुबह बता दूंगा। निधि उसकी बात सुनकर बोली, नहीं मैं सुन रही हूँ, आप बताइए ना। आहान ने अपना सर ऊपर किया और निधि के चेहरे को देखा जो थकान के मारे नींद में झपकियां ले रही थी। उसे ऐसे देख आहान ने उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। निधि ने जल्दी से उसके सीने से अपना कर निकालते हुए कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, आप बताइए मैं सुन रही हूँ। आहान ने उसे आंखें दिखाई और कहा,
तुम्हारी आंखें तक ठीक से खुल नहीं रही है और तुम कह रही हो तुम्हें नींद नहीं आ रही। आहान की बात सुनकर निधि ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख आहान बोला, सो जाओ वरना नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनकर निधि ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई, जिसे देख आहान ने उसके माथे को कसकर चूम लिया और वो भी उसके बाहों में सो गया। अगली सुबह जब निधि की आंखें खुली तो उसने देखा आहान उसके पास नहीं था, जिसे देख वह जल्दी से बेड पर बैठ गई और उसे देखने लगी, लेकिन आहान कमरे में नहीं था, जिसे देख निधि जल्दी से बेड पर से उठ गई और आहान के शर्ट को पहनकर सीधा बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। आहान अभी तक कमरे में नहीं आया था, जिसे देख निधि को आहान पर गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से कमरे से बाहर आए तो देखा हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और आहान के गोद में आर्या थी, जो उसे एकटक देख रही थी। सब लोग आहान को देख रहे थे। वैसे तो वो पूरा दिन एक्डू बना घूमता रहता था, लेकिन आर्या के साथ उसका अलग ही कनेक्शन बन गया था। आहान और आर्या को देख निधि के चेहरे पर, जो अब तक गुस्सा था, वह प्यार में बदल गया और वह जल्दी से आहान के पास जाकर बैठ गई। आहान ने उसे एक नज़र देखा और आर्या को देखते हुए धीरे से बोला, देखो प्रिंसेस, तुम्हारी छोटी माँ कितनी आलसी है, अब उठ रही है। आहान की बात सुनकर निधि ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप खुद उठकर नीचे आ गए और मुझे उठाया भी नहीं। आहान ने उसे देखा और आर्या के माथे को चुमकर उसे परी के गोद में देते हुए बोला, माँ हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। नैना जी ने अपना सर हिलाया और कहा, जल्दी आना। आहान ने अपना सर हिलाया और निधि को देखकर बोला, चलो मेरे साथ। निधि ने उसे देखा और कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रही है। अहन ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। उसकी बात सुनकर निधि अपनी बत्ती सी उसे दिखा दी और बोली, हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अहन ने सर हिला दिया और उसे लेकर बाइक पर बैठ गया। बहुत दिनों बाद बाइक पर बैठने पर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अहन को कसकर पकड़ लिया। दोनों भी मल्होत्रा मेंशन से निकल गए। तभी उन्हें आगे जाकर अंश और ईशा दिखाई दिए, जिसे देख निधि बोली, अरे अंश भाई और ईशु भी है। आहान ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन ध्यान तुम्हें मुझ पर ही देना है। निधि ने अपना सर हिलाया और बोली, हाँ मेरे डेविल सडू। स्पोर्ट्स बाइक होने के कारण वो दोनों भी तेजी से अपने बाइक दौड़ते हुए आगे जा रहे थे। लगभग 1 घंटे का ट्रैवल करने के बाद वो लोग मसूरी पहुंच गए थे, जहां आने के बाद निधि के चेहरे पर बड़ी से मुस्कान आ गई और वह आहान को देखते हुए प्यारी से बोली, आज मेरा डेविल तो बड़ा रोमांटिक हो रहा है। आहान ने उसकी बात सुनकर उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए धीरे से कहा, कल का रोमांस तुम्हें कम पड़ गया क्या स्वीटी पाए। उसकी बात सुनकर निधि ने उसे घूर कर देखा और बोली, अब आप ये बातें करना बंद कर दीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आहान उसे लेकर पहाड़ियों के बीच आ गया था, जहां पर लकड़ी का छोटा सा घर बनाया हुआ था, जो पूरा खुला हुआ था, लेकिन उसके सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। आहान निधि को वहां पर लेकर चला गया, जिसे देख निधि बहुत खुश हो गई और बोली, सच में ये तो जन्नत है। अहन ने उसे पीछे से बाहों में पकड़ लिया और कहा, अब मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान से सुनना स्वीटी पाए। निधि ने अपना सर हिला दिया और बोली, हाँ आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। अहन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू कर दिया, तुम्हें तो निवेदिता बुआ के बारे में पता चल ही गया है। आज से 6 साल पहले निवेदिता बुआ के जाने के बाद सब लोगों ने मुझे कॉलेज जाने के लिए फोर्स किया था। मैं बेमन से कॉलेज जाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, पर मेरे दिमाग से निवेदिता बुआ नहीं जा रही थी। फिर भी मैंने इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालने के लिए अपने आप को वैसे ही रखा जैसे मैं पहले रहता था, एकदम खुश मिजाज। तभी कॉलेज टाइम पर जैस्मिन मेरी लाइफ में आई। तुम्हें मैंने जैस्मिन के बारे में सब कुछ बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए मेरी गर्लफ्रेंड थी। जब मैं उसे दिन जैस्मिन के पास जा रहा था तो मैंने उसकी बातें सुन ली थी। इतना कहकर आहान ने निधि को कसकर पकड़ लिया। फ्लैशबैक, आहान जैस्मिन की तरफ जा रहा था, तभी उसने जैस्मिन को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। जैस्मिन फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन भाई आपने यह क्या कर दिया, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा, और खासकर आहान को मैं उसे जानती हूँ, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसका नेचर बहुत ज़्यादा खराब है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो किसी को छोड़ता नहीं, अगर उसे पता चला कि उसकी बुआ का रेप आपने किया है तो वो आपको जान से मार देगा। दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर जैस्मिन बोली, आप फिर यहाँ मत आइए, वहीं पर रहे और पापा से बात करिए, शायद वह कोई हल निकाल पाए, क्योंकि इस बात को 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक वह इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आहान ने जैस्मिन के मुंह से ये सब सुना, उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई और वह जैस्मिन को बिना कुछ कहे वैसे ही वहां से गुस्से से निकल गया। उसे जाते हुए अंश और रोनित ने देख लिया था, इसलिए वह भी दोनों उसके पीछे चले गए थे। आहान अपने बाइक की तरफ आया और जोर से उसे पर लात मारते हुए गुस्से से बोला, कौन है यह आदमी, मुझे इसके बारे में पता लगाना है, बस एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उसको जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर अंश उसे शांत करते हुए बोला, लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बता। उसकी बात सुनकर आहान ने उसे देखा और जो कुछ भी जैस्मिन ने फ़ोन पर कहा था वह सब कुछ उन्हें बता दिया, जिसे सुनने के बाद अंश ने भी गुस्से से कहा, इस बार हम उसका पता लगा कर ही लेंगे, लेकिन करेंगे क्या। आहान बोला, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से जाना है। इतना कहकर वह गाड़ी पर बैठ गया और सीधा घर चला गया। घर पर सब लोग बैठे हुए थे। नैना जी ने जब उसे आते हुए देखा तो वो बोली, आ जाओ खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। आहान ने उन्हें इग्नोर किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने अपने बैग में कपड़े रखे और नीचे आ गया। उसे इसे देख सब लोग घबरा गए। नैना जी ने जल्दी से उसके पास जाकर परेशानी से पूछा, छोटे तू कहाँ जा रहा है और यह बैग।
अहन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनके पैरों को छूकर वहां से निकाल गया। जब वह घर के बाहर आया तो देखा रोनित और अंश पहले से ही घर के बाहर थे, जिसे देख अहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इतना कहकर अहान रुक गया क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थी। निधि उसकी तरफ घूमना चाहती थी लेकिन अहान ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जिस कारण निधि अहान के चेहरे को देख नहीं पा रही थी। उसने अहान के हाथ को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, आप शांत हो जाए। अगर आपको ये बात कहने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं सुनना है। अहान ने उसके कंधे पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद उसने आगे कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे उस आदमी का पता लगाऊं, लेकिन मुझे उसे आदमी को जान से मारना था। उसने मेरे बुआ के साथ ये सब किया था, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने जैस्मिन के बारे में भी पता लगाना चाहा, लेकिन मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला, इसलिए मैं गुस्से से एक जगह जाकर बैठ गया। रोनित और अंश भी मेरे पास ही थे। फ्लैशबैक, अंश, अहान और रोनित एक पेड़ के पास बैठे हुए थे और आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसने अहान को देखा और बोला, बदला लेना है। उस आदमी की बात सुनकर अहान ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? उस आदमी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तुम्हारे बुआ के साथ हुआ है उस बात का भी मुझे पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसकी बात सुनकर अहान बोला, लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? अहान की बात सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जो आदमी परेशानी में हो उसे अपनी परेशानी को कैसे सुलझाए उसके बारे में सोचना चाहिए, न कि इस बारे में कि उसकी परेशानी क्या है। उस आदमी की बात सुनकर अहान बोला, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो? वह आदमी उन तीनों को देखते हुए बोला, जितने छोटे हो उतने दिमाग से तेज हो। उसकी बात सुनकर अंश, रोनित और अहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख उस आदमी ने अपने जेब से एक कार्ड निकाला और उन तीनों के सामने रख दिया। जैसे ही रोनित, अंश और अहान ने कार्ड को देखा वह तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जिसे देख वो आदमी बोला, अभी भी मेरे साथ नहीं चलोगे? अहान जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और बोला, मुझे पता नहीं आप कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन कैसे भी करके वह इंसान मुझे अपने सामने चाहिए। मैं उस इंसान को खुद अपने हाथों से मारूंगा। अहान की बात सुनकर उस आदमी ने अपना सर हिलाया और अंश, रोनित और अहान को लेकर वहां से चला गया। अहान, अंश और रोनित उस आदमी के साथ वहां से चले गए थे। वह आदमी उन्हें लेकर एक घर में आ गया था जो छोटा सा था। वहां पर आने के बाद उसने अपने लैपटॉप पर कुछ किया और फिर थोड़ी देर बाद अहान, अंश और रोनित को देखते हुए बोला, तो तुम तैयार हो? उन तीनों ने एक साथ अपने सर को हाँ में हिला दिया, जिसे देख वो आदमी बोला, हम यहाँ से यूरोप जाएंगे। अहान ने अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखा और बोला, यूरोप? उस आदमी ने कहा, यूरोप, अगर तुम सब लोग तैयार हो तो चलेंगे। अहान कुछ भी करके उसे आदमी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने झट से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और रोनित और अंश की तरफ देखा। वह दोनों भी अहान के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि आज तक उन्होंने अहान का साथ नहीं छोड़ा था। उन दोनों ने भी अपनी हामी भर दी। उसके बाद वह चारों भी यूरोप चले गए। इतना कहकर अहान रुक गया, जिसे देख निधि बोली, तो आप उसे दिन यूरोप कहीं उनसे मिलने ही तो नहीं गए थे? निधि की बात सुनकर अहान बोला, हाँ, मैं उनसे मिलने गया था। अब आगे की बात सुनो। निधि ने अपना सर हिलाया तो अहान ने बताना शुरू कर दिया। यूरोप जाने के बाद हमें वहां पर ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि जो आदमी हमें मिला था वह कोई मामूली आदमी नहीं था। वह आर्मी का लीडर था, जिसकी पोस्ट सबके ऊपर की थी और उन्हें एक मिशन मिला था। वह मिशन था देहरादून में हुए रेप के बारे में पता लगाना था, जो पुलिस कर्मचारी नहीं कर पाई थी। लेकिन एक साल में उन्हें सिर्फ इस रेप केस के बारे में नहीं, कई सारे इलीगल कामों के बारे में पता चल गया था, जिस कारण उन्होंने फैसला लिया था कि वह इसके तह तक जाएंगे। और जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमें भी इस मिशन में शामिल कर लिया था। मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, मेरा बस एक ही मिशन था और वह था बुआ के कातिलों को सजा देना। लेकिन एक साल में हमने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बहुत से ऐसी बातें जो एक आम आदमी को भी पता होनी चाहिए। जब मुझे पता चला कि वो सब लोग सिर्फ रेप और स्मगलिंग के ही नहीं, वो लोग लड़कियों को बेचने का काम भी करते थे। सब सुनने के बाद मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि सिर्फ मेरी निवेदिता बुआ ही नहीं, इसमें न जाने कितने लड़कियां होंगे जो इन सब से सफर करते हैं। इसलिए हम सब में तय कर लिया था कि हम भी इस मिशन में शामिल होंगे। एक साल बाद मैंने, अंश ने और रोनित ने हमारी कंपनी ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोग उन लोगों तक पहुंच सकते थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम लोग वहां से देहरादून आए। लेकिन जब मैं देहरादून आया तब मुझे खबर मिली, और वह खबर थी कि हमारे घर में आग लग गई थी और पूरा घर भी जल चुका था। उसके साथ दादी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी, जिससे दादाजी सदमे में चले गए थे। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भाई भी नहीं थे, सब लोग दादी के जाने से पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि हमारे घर में एक के पीछे एक दो जान जा चुकी थी। इस हादसे से पापा भी हिल चुके थे। जैसे कि हमने तय किया था, हमने कंपनी ज्वाइन करनी थी। लेकिन जब हम कंपनी में गए तो हमें पता चला कि पापा के दोस्त ने उनके साथ फ्रॉड किया था और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करके वहां से भाग गया था। मेरा दिमाग उस टाइम इतना खराब हो गया था, चारों तरफ से मुझे सिर्फ हार ही नजर आ रही थी। लेकिन सच कह रहा हूं, अंश और रोनित ने मेरा बहुत साथ दिया है। हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, मल्होत्रा इंडस्ट्री। अंश के पापा ने भी मुझे बहुत मदद की थी। धीरे धीरे हम हमारे कंपनी में ग्रोथ करते गए और बड़ी बड़ी डील हासिल करने के लिए हम लोग उन लोगों से मिलने लगे जो इन सब इलीगल कामों में शामिल थे। हमारी कोई खास पहचान नहीं थी, इसलिए हम सब ने अपनी अलग ही पहचान बनाई।
इतना कहकर आहान कुछ देर के लिए रुका, जिसे सुनकर निधि बोली, अच्छा है तो इसलिए आप किंग कोबरा बने। निधि की बात सुनकर आहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, सही कहा तुमने, पर उसकी भी एक कहानी है कि वो नाम हमें क्यों चुना, जिसे मैं कभी और बताऊंगा। हम सब के बारे में पता लग रहे थे, लेकिन उन लोगों की पहुंच इतनी ऊपर की थी कि वो लोग इतनी आसानी से हाथ नहीं आ रहे थे। लेकिन उस आर्मी मैन के साथ रहकर हम लोगों ने बहुत से धंधों को बंद कर दिया था, लेकिन ये सब बहुत ही छुपकर होता था, जिस कारण किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। मेरी इमेज सिर्फ इतनी थी कि मैं एक एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून हूँ और मेरा खूंखार राज छुपा हुआ है, लेकिन मैं कौन हूँ ये किसी को भी नहीं पता था। आहान का इतना कहना था कि निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह जल्दी से आहान की तरफ पलटी। उसने आहान को देखा और बोली, इसका मतलब आप भी एक आर्मी मैन है? आहान ने अपने कंधे उचका दिए, जिसे देख निधि की आंखें चमकने लगी। वह कितना गलत सोच रही थी उसके बारे में, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। आहान ने उसकी आंखों की चमक देखी और गहरी सांस लेते हुए बोला, इन सब चीजों को संभालते के संभालते हमने भी कई सारी गैर कानूनी काम किया है स्वीटी पाई, और इन सब में हम बहुत से लड़कियों से मिले, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं है। आहान की बात सुनकर निधि एकदम से रिलैक्स हो गई और उसे देखने लगी। आहान ने आगे कहा, इन सब चीजों में मुझे भाई के बारे में भी पता चला। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी आदमी मेरे सामने आने लगे और अब मुझे उन सब के बारे में पता लग चुका है जो मेरी बुआ के गुनहगार है, और अब मैं उन सबको चुन चुन कर मारूंगा। आहान की बात खत्म होते ही निधि बोली, आपने तो सब कुछ अच्छा ही किया है, लेकिन भाई आपसे इतना नफरत क्यों करते हैं? निधि ने अपने मन में चल रहे सवालों को आहान के सामने रख ही दिया, जिसे सुनकर आहान बोला, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जो उन तीनों लड़कियों का रेप हुआ है वह मैंने किया है, क्योंकि वहां पर मेरे अंश और रोनित के सिवा कोई नहीं था। रोनित और अंश उस टाइम गाड़ी में थे और मैं उन 3 लड़कों के पास खड़ा था। मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बुआ को देख मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा था, और वह बुआ के साथ में दोनों लड़कियां जो अपने आधे अधूरे जान की भीख मांगते हुए मुझसे कह रही थी कि मैं उन्हें बचा लूं, उनकी हेल्प करूं, उनके गुनहगारों को सजा दूं। लेकिन ये सब बहुत ही गलत तरीके से रिकॉर्ड हो चुका था और इसी का फायदा बाकी लोगों ने उठाया। इतना कहते कहते आहान एकदम से गुस्से से भर गया था। आहान की बात सुनकर निधि बोली, क्या आपको मुझसे बस इतना ही कहना था, या और कोई भी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? निधि की बात सुनकर आहान ने अपना सर ऊपर उठाया और उसे देखते हुए बोला, सब कुछ तुम्हारे सामने है स्वीटी पाई, बस एक बात छोड़कर। निधि ने उसे देखा और कहा, इतना तो बात ही दिया है और क्यों छुपाना, बाकी बात बच बता दीजिए ताकि फिर आपको और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, देखा स्वीटी पाई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। आहान की बात सुनकर निधि की आंखें छोटी छोटी हो गई और वह आहान को घूरते हुए बोली, आप बात बताइए ना, आगे की बातें क्यों कर रहे हैं? आहान ने उसके माथे को चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, हमारी शादी के एक रात पहले मुझे एक लड़की ने किस किया था। ये बात सुनते ही निधि हड़बड़ा गई और उसे खांसी आने लगी। वो जोर जोर से खांसने लगी, जिसे देख आहान घबराते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी पाई? देखो मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वह खुद मेरे गोद में गिरी थी। ये सुनते ही नहीं थी कि आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निधि का रिएक्शन देख आहान जल्दी से बोला, लेकिन मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मिल जाए मैं उसे ना, मैंने रातों रात गायब करवा दिया तो मेरा नाम भी आहान मल्होत्रा नहीं, बस वह लड़की एक बार मुझे मिल जाए, उसे मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आहान मल्होत्रा, द ग्रेट बिजनेस टाइकून आहान मल्होत्रा को किस करने की? ये सब कहते वक्त आहान के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। वही निधि ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसकी आंखें जो बड़ी बड़ी थी वह और भी बड़ी हो गई और उसने अपनी रोनी सूरत बनाकर अपने मन में कहा, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था? यह एब्डू सडू किंग कोबरा अभी तक इस बात को भुला नहीं पाया है, क्या होगा जब इसे सच्चाई पता चलेगी? इतना कहकर निधि एकदम से बुरी तरह चील गई और खुद से बोली, अरे पागल लड़की, तेरा ही पति है और जब उसे पता चलेगा वह तुम ही थी, वह क्यों तुमसे नाराज होंगे? उनकी पहली किस और तुम्हारी पहली किस एक दूसरे के साथ ही तो हुई थी। इतना कहकर निधि की आंखें चमकने लगी, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया, लेकिन अगर उन्होंने मुझे डांटा तो और पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं क्या कहूंगी? कहाँ फंसा दिया आपने मुझे भगवान, मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ। आहान ने निधि के चेहरे पर आए भाव को देखा और बोला, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? निधि ने जल्दी से खुद को संभाला और आहान के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पैर दर्द करने लगे। निधि की बात सुनकर आहान ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और लकड़ी के चेयर पर बैठा दिया, जिसे देख निधि ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, आप फिर भाई को क्यों नहीं सच्चाई बता देते, वह क्यों आपसे इतना नाराज होंगे? आहान ने निधि को देखा और कहा, उसे सच्चाई तो पता चल ही जाएगी, उसके लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि अब तक मेरे सारे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता लग चुका है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना। निधि ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, आपके सिवा बस अब पढ़ाई करूंगी, फिर एग्जाम है। आहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, हाँ उसके बाद हम भी बच्चे करेंगे। निधि ने उसके कंधे पर मुक्का मारा और कहा, बेशर्म कहीं के, बस पूरा दिन आपको बेशर्मी जैसी बातें ही सूझती है। आहान ने उसे देखकर डेविल स्माइल दी और कहा, आजकल बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी स्वीटी पाए। निधि ने अपने कॉलर को टाइट करते हुए कहा, वह तो मुझ में पहले से ही है। आहान ने अपना सर हिला दिया और बोला, चलो हम आगे चलते हैं। निधि एंज अपना सर हिलाया और उसके साथ जाने लगी। इधर अंश ने भी ईशा को सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनने के बाद ईशा ने भी उसे प्यार से देखा और कहा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है।
उसके बाद सुनकर अंश ने परेशानी से कहा, काम तो अच्छा है लेकिन अब तो असली खेल शुरू होगा। अब हमें मैदान में उतरना है और उससे पहले हमें हमारे घर वालों को सुरक्षित करना है, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना और कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर बताना। ईशा ने अपना सर हिला दिया और कहा, जैसा आप कहे। अंश ने उसे देखा और उसके होठों पर पिक देते हुए बोला, चलो कुछ खाते हैं। ईशा ने अपना सर हिलाया और अंश के साथ चली गई। आहान, निधि, अंश और ईशा चारों मिलकर इस वक्त एक होटल में बैठे हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत था। वहां पर कुछ भी रॉयल्टी नहीं थी, पूरा लकड़ी का वो होटल खुला हुआ था। चारों तरफ हवाएं चल रही थी, आसपास का वातावरण बहुत ही सौम्य और ठंडा था। चारों बातें करते हुए अपना खाना खा रहे थे। तभी निधि ने अंश को देखकर इशारा किया, लेकिन अंश को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए वह निधि को देखते हुए बोला, भाभी ठीक से बात करिए ना, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंश के ऐसे पूछने पर आहान ने निधि की तरफ देखा, जिसे देख निधि से कपकाते हुए बोली, अरे मैं कह रही थी कि खाना बहुत अच्छा है, ईशु को अपने हाथ से खिला दो। इतना कहकर निधि ने अंश को आंखें दिखाई, जिसे देख आहान ने निधि को घूरते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारा, कब से देख रहा हूँ, अजीब सी हरकतें कर रही हो। निधि ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, कहाँ कुछ, मैं तो ऐसे ही, आपको तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, आपका मुझ पर इतना ध्यान क्यों है, खाना खाए ठंडा हो जाएगा। स्वीटी पाई, तुम मेरी लाइफ में पहली ऐसी लड़की हो जो मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी करती हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं। उसकी बात सुनकर निधि अपना मुंह फुलाकर बोली, अच्छा तो आप मुझे मारोगे पिटोगे। आहान ने उसे देख डेविल स्माइल दी और कहा, मारने की और पीटने की क्या जरूरत है, एक बार हाथ लग जाओ, वही काफी है तुम्हारे लिए। आहान की डबल मीनिंग बातें सुनकर निधि शर्मा गई। वहीं ईशा और अंश दोनों भी एक दूसरे को देखने लगे। निधि ने शर्माते हुए आहान के पैरों पर अपना पैर दे मारा और उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती ना, अब कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमसे क्या शर्माना स्वीटी पाए। निधि ने मुंह बनाया और कहा, अब हम कहाँ जाएंगे। आहान उसकी बात सुनकर खाना खाते हुए बोला, कहाँ जाएंगे मतलब, घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। निधि ने आहान को देखा और कहा, अगर घर ही जाना था तो इतनी दूर क्यों लेकर आए, आज रात यही रुकते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। आहान ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं स्वीटी पाई, एग्जाम होने के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। और आप कब पढ़ाई करेंगे। निधि ने भी अपना खाना खाते हुए उसे पूछ लिया, तो आहान ने कहा, मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। तभी अंश का फोन रिंग होने लगा। उसने फोन निकाल कर देखा तो उसे रोनित का फोन आ रहा था, जिसे देख उसने जल्दी से फोन को उठा लिया। तो दूसरी तरफ से रोनित बोला, तुम दोनों भी कहाँ पर गायब हो गए हो यार, कब से परेशान हूं मैं। उसकी बात सुनकर अंश उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या हम लोग पलक लगे जो तुम हमारे लिए परेशान हो रहे हो। अंश की बात सुनकर रोनित बुरी तरह से चीड़ गया और बोला, अगर तुझे सही से जवाब नहीं देना है ना तो बता, मैं बॉस को फोन लगा लेता हूँ। अंश ने आहान को देखा और कहा, कोई अपडेट है। रोनित ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ जरूरी है, हो सके तो जल्दी से आकर मुझे मिल। वंश ने अपना सर हिलाया और कहा, 2 घंटे बाद मिलते हैं तुमसे, तब तक तुम पलक से मिलकर आ जाओ। इतना कहकर अंश ने जल्दी से फोन कट कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। वही रोनित उसे गालियां निकालने वाला था कि फोन कट होता देख उसने चिढ़कर कहा, यह आदमी एक बार मिल जाए, उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। अंश ने आहान को देखा और कहा, चलो जाना है। आहान ने सर हिलाया और निधि को देखते बोला, हो गया तुम्हारा। निधि और ईशा ने कपंगा सर हिलाया। फिर वह चारों मिलकर वहां से फिर से देहरादून के लिए निकल गए। चारों भी मस्ती करते हुए सड़कों पर अपनी गाड़ियां भगा रहे थे। लगभग 1.5 घंटे बाद वो लोग देहरादून पहुंच गए थे। आहान ने निधि को मल्होत्रा मेंशन छोड़ दिया और उसे पढ़ाई करने का कहकर अंश के साथ वहां से निकल गया। अंश ने ईशा को भी निधि के साथ मल्होत्रा मेंशन छोड़ दिया था और वह भी आहान के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया था। निधि और ईशा दोनों भी मल्होत्रा मेंशन आए तो देखा वहां पर कोई नहीं था। इस वक्त सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे। परी और आदित्य अपने कमरे में थे। ईशा ने निधि को देखा और कहा, मुझे भी प्रिंसेस से मिलना था, लेकिन ऐसे भाई और भाभी के कमरे में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, तू कब से इतना ज्यादा सोचने लगी। निधि ने उसे टोकते हुए कहा तो ईशा शर्माते हुए बोली, जब से मेरी शादी हुई है। ईशा की बात सुनकर निधि ने उसे कंधे से हल्का सा धक्का दिया और कहा, लगता है गाड़ी सीधा रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक गई है। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं तो एक ही स्टेशन पर रुक गई हूँ, तू ना जाने कितने कितने टेंशन घूम कर आई होगी। निधि ने उसे मुक्का दिखाया और कहा, चल बस कर, अब बहुत खिंचाई कर ली तुम दोनों ने मेरी, जो आता है मुझे ही सताकर चला जाता है। इतना कहकर निधि और ईशा कमरे में चली गई और दोनों भी पढ़ाई करने बैठ गई। मल्होत्रा इंडस्ट्री, वही इस वक्त ऑफिस में रोनित अपने केबिन में बैठा हुआ था। वह आहान और अंश का इंतजार कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ तो उसने अंदर आने के लिए कहा। उसके इतना कहते ही पलक केबिन के अंदर आई और उसे देखते हुए बोली, बॉस मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। पलक की बात सुनकर रोनित की आंखें छोटी छोटी हो गई और वह उसे घूरते हुए बोला, लेकिन तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए, क्या तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। पलक ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मैंने भर दिया है। इतना कहकर उसने वो एप्लीकेशन फॉर्म रोनित की तरह बढ़ा दिया, जिसे देख रोनित ने उसे लिया और उसे पढ़ने लगा। जैसे ही रोनित ने एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने गुस्से से अपना सर उठाकर पलक को देखा, जिसे देख पलक बोली, क्या अब मैं जा सकती हूँ सर। पलक ने सर शब्द पर काफी जोर दिया था।
उसके इतना कहते ही रोनित गुस्से से अपनी जगह से उठ गया और उसने पलक का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और से सगाई करने के बारे में सोचने की। रोनित की बात सुनकर पलक आराम से बोली, क्यों मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, अब मुझे अच्छा सा रिश्ता आया है तो मैं मना क्यों करूंगी। पलक की बात सुनकर रोनित अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन है वो लड़का। पलक ने उसके मजे लेते हुए आराम से कहा, निशांत भाई का दोस्त लक्ष्य, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, स्वीट भी है और मुझे लाइन भी दे रहे हैं, तो सोचा उनके साथ सगाई कर लूं। उन्होंने भी हामी भर दी और घर वालों ने भी हाँ कहा है, इसलिए फिर हमने सगाई का मुहूर्त निकाला है कल का। रोनित ने गुस्से से पलक का हाथ पकड़ा और उसके कमर से लगाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसने गुस्से से पलक को देखा और कहा, हिम्मत भी मत करना पलक ऐसा करने की, वरना उसे मैं मार डालूंगा। रोनित की बात सुनकर पलक बोली, मिस्टर रोनित आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है मेरे साथ ऐसा बिहेव करने का। पलक की बात सुनकर रोनित ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, बदतमीजी अभी मैंने की कहा है, अब जो होगी उसे बदतमीजी कहते हैं। इतना कहकर रोनित ने पलक के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे रुडली किस करने लगा। उसे पलक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उम्र में अभी छोटी थी, इसलिए रोनित इतनी जल्दी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन पलक की हरकतें उसे गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। रोनित पलक को रुडली किस कर रहा था पर पलक उसे उसके किस का जवाब दे रही थी, वह भी उसे किस कर रही थी। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी जो रोनित को चिढ़ाने का काम कर रही थी। तभी रोनित के केबिन का गेट जोर से खुला, जिसकी आवाज सुनकर रोनित और पलक एकदम से चौंक गए। वही जिसने केबिन का डोर ओपन किया था वह अंश था और उसके पीछे आहान था। अपने सामने का नजारा दे दोनों की आंखें छोटी हो गई। उन दोनों को देखकर रोनित एकदम से हड़बड़ा गया और उसने पलक को जल्दी से छोड़ दिया। पलक ने उसे देखकर एक आंख दबा दी और वहां से बाहर जाते हुए आहान से कहा, हाय जीजू। आहान ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब क्या था पलक। पलक ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने आई थी, लेकिन बॉस ने मेरे साथ ये सब कर दिया। ये कहते वक्त पलक के चेहरे पर हंसी थी, जैसे वह रोनित को चिढ़ा रही हो। आहान ने अपना सर हिलाया और उसे जाने के लिए कहा, जिसे देख पलक वहां से चली गई। उसके जाते ही आहान और अंश ने रोनित को घूरकर देखा, जिसे देख रोनित हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, तुमसे जरूरी बात करनी थी। आहान जाकर चेयर पर बैठ गया और उसे घूरते हुए बोला, यहाँ ये सब क्या हो रहा था अभी। रोनित की शक्ल एकदम रोनी जैसी हो गई थी। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मजे कर रहे हो तो मैं क्यों ना करूं, वो मेरी है तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने उस पर कब अपना हक जताया है जो तुम उसे किस कर रहे थे। रोनित ने बात बदलते हुए कहा, वो सब छोड़ो, फरजत खान और सार्थक इस वक्त हमारे कैद में है और हमारा पहला टारगेट भी वही बनेगा, तो हमें सबसे पहले वहां पर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे के बारे में सोचेंगे। आहान ने उसे एक डेविल लुक दिया और कहा, ये सब बातें मुझे भी पता है, तू क्या करना चाहता है। उन दोनों को ऐसे देख रोनित चलते हुए बोला, यार अब बस भी करो ना, कितना इस बात को लेकर बैठे हो। अंश और आहान ने अपना सर हिलाया और कहा, चलो तू कहता है तो छोड़ देते हैं। रोनित, चले चलते हैं। वह तीनों भी वहां से निकालकर आहान के जंगल वाले काल कोठरी की तरफ निकल गए। वहीं उसे जाते हुए पलक ने देख लिया था। उसने अपने होठों पर हाथ रखा और कहा, अब मैंने आपको अपना नहीं बनाया तो मेरा नाम भी पलक नहीं है, बस देखते जाए आगे आगे होता क्या है। उसके पास खड़ी वंशी ने उसे घूरते हुए कहा, इतना ध्यान अगर काम पर लगाती तो न जाने कहाँ होती। पलक ने उसे घूरते हुए कहा, काम पर तो ध्यान है, अब तो लाइफ पर ध्यान देना है और खासकर मेरे रोनित सर पर। तू कब अपने लाइन पर किसी को खड़ा करने वाली है, अब तक सिंगल ही रहने का इरादा है क्या, अब तो तू भी 18 साल की होगी ना। वंशी ने मुंह बनाया और कहा, देखते हैं कौन अपनी लाइफ में आकर टपक पड़ता है। इतना कहकर वो हंसने लगी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी, अब रात होने को थी और नियति अपने घर से निकालकर कहीं पर जा रही थी। वह गाड़ी में बैठ गई और अपने घर से निकल गई। उसकी गाड़ी आकर एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक गई और फिर वो अंदर चली गई। जब वो अंदर आई तो उसकी नज़र सामने टेबल पर बैठे निशांत पर गई, जो उसी का इंतजार करते हुए वहां पर बैठा हुआ था, जिसे देख नियति भी उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने निशांत को देखते हुए कहा, बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ। निशांत ने उसे देखा और बोला, क्या अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर नियति बोली, आपको बहुत जल्दी नहीं याद आ गई, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपको उससे मिलना चाहिए। नियति की बात सुनकर निशांत ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें भी पता है मैं कितने दिन से तुमसे मिल नहीं पा रहा था और अब आया हूं तो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। नियति उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप बैठी रही, जिसे देख निशांत ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, अब सॉरी, तुम पर मैंने गुस्सा किया। नियति ने मुंह बनाया और कहा, अब तक आप मुझसे तभी बात कर लेना जब आप मुझसे शादी करेंगे। इतना कहकर नियति अपनी जगह से उठने लगी, जिसे देख निशांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर से नीचे बैठाते हुए बोला, ठीक है ना, करेंगे हम शादी, जब मम्मी पापा यहाँ पर आ जाएंगे मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा काम खत्म करने दो, वो होते ही हम दोनों शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर नियति बोली, उनके सारे राज आपके सामने है और अब आपके सवालों के जवाब शायद आपको निधि भाभी देगी क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। नियति की बात सुनकर निशांत शौक होकर बोला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर नियति बोली, मेरी भाई से आज ही बात हुई थी, उन्होंने निधि भाभी को उनके बारे में सब कुछ बता दिया है और शायद वो बात भी जो आप जानना चाहते हैं।
निशांत ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर हम खाना खाते हैं, बाद में चलेंगे। नियति ने अपना सर हिलाया और वह दोनों ने खाना खाकर कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करने के बाद वो लोग मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आहान, अंश और रोनित तीनों भी काल कोठरी के बाहर खड़े थे। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, अब इन्हें बताता हूँ असली खिलाड़ी कौन होता है। इतना कहकर वह तेज कदम लेकर काल कोठरी के अंदर चला गया। अंदर सार्थक और फरजत खान को बंद कर रखा हुआ था। फरजत खान आराम से बैठा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। सार्थक उसे अपनी खूनी निगाहों से देख रहा था। तभी उन दोनों की नज़र बाहर से अंदर आते हुए आहान पर पड़ी, जिसे देख फरजत खान की आंखें छोटी हो गई। अपने सामने आहान को देख फरजत खान की आंखें एकदम से छोटी हो गई और वह आहान को घूरने लगा, जिसे देख आहान एटीट्यूड से बोला, इतना मत घूरो, कहीं तुम्हारी आंखें ही ना बाहर निकल जाए। फरजत खान उसे घूरते हुए बोला, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम्हारे भाई ने बताया नहीं? अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हारे भाई की जिंदगी में बर्बाद करके रख दूंगा। उसका इतना कहना था कि तभी आहान के पीछे से आवाज आई, मुझे नहीं लगा था तू इतना गया गुजरा आदमी निकलेगा। फरजत खान ने आहान के पीछे देखा तो वहां पर अंश खड़ा था। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम आदि भाई को फंसाओगे तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा। भले आदि भाई को सच्चाई पता ना हो, लेकिन हमें पूरी सच्चाई पता है, क्योंकि हरामजादे जब तू वहां पर मजे कर रहा था तब हम लोग वहीं पर थे, और जितने मजे तुमने की है ना उससे कई ज्यादा मजे अब हम तुम्हें देने वाले हैं। अंश की बात सुनकर फरजत खान बोला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर आहान आकार अपने चेयर पर शान से बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लिया और बेहद घमंड से उसे देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, किसे बुला रहे हो अपनी मदद के लिए? मैं भी तो देखूं कौन है जो मेरा सामने करने के लिए तैयार है, और मैं तेरा कुछ बिगड़ नहीं पाऊंगा। आहान की बात सुनकर फरजत खान गुस्से से बोला, तूने क्यों पकड़ा है मुझे? आहान उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये किंग कोबरा तुम्हारे पीछे फन फैलाए कब से भाग रहा था, पर अब डसने का मौका मिला है। अब सच सच बताओ, तूने आदि भाई से क्या कहा था? आहान की बात सुनकर फरजत खान हंसते हुए बोला, तुम्हारा भाई कितना पागल है ना, खुद को माफिया ईगल कहता है और एक झूठ में उसे इतना पागल बना दिया कि वह खुद को ब्लेम कर रहा है। आहान ने फरजत खान को देखा और कहा, लगता है तू कुछ बताने नहीं वाला है। फिर तुझे जिंदा रखकर क्या करेंगे? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया फरजत खान, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन तुझे इतनी आसान मौत तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। तू भी उसी तरह तड़पेगा जिस तरह तूने उन लोगों को तड़पाया है। ना तेरी आत्मा तक मैंने हिलाई तो मेरा नाम भी आहान मल्होत्रा नहीं। इतना कहकर आहान ने गार्ड को इशारा किया। आहान का इशारा मिलते ही गार्ड 3-4 आदमियों को लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उन लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़के गे हैं। वो लड़के हवस भरी नजरों से फरजत खान को देख रहे थे, जिसे देख फरजत खान अंदर तक हिल गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि आहान उसके साथ क्या करने की सोच रहा है, इसलिए वो वहां से भागने के लिए झटपटाने लगा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आहान मल्होत्रा, सोचना भी मत, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आहान हंसते हुए बोला, छूटना किस है भाई, हमें तो पकड़ना ही है। बहुत इंतजार कर लिया हमने और बहुत मजे से तुम लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब होगा असली खेल शुरू। फरजत खान अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसने आहान को डरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो अगला वार तुम्हारे परिवार वालों की और तुम्हारी बीवी पर होगा। आहान ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, सोचना भी बस, मेरे परिवार को छूने की सोचना भी मत, और मेरे फैमिली पर हाथ लगाने के लिए तू पहले तुम जिंदा रहे लो। इतना कहकर आहान ने गार्ड को देखा और कहा, ले जाओ उसे अंदर। और फिर उन लड़कों को देखते हुए बोला, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर गार्ड से बोला, और लड़कों के अरेंजमेंट करो, इसे भी तो पता चले असली मजे क्या होते हैं। जब खुद कर पर बीतेगी तब इन्हें पता चलेगा कैसा फील होता है जब ये लोग खुद मजे लेते हैं। अंश ने उसे देखते हुए कहा, बहुत उड़ रहा था ना तू, अब अपनी मर्दांगी दिखा इन लड़कों के सामने। फरजत खान इस वक्त पूरी तरह से डर में घिर चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। तभी गार्ड ने उसके चेयर को पकड़ा और वैसे ही पीछे की तरफ से घसीटते हुए एक कमरे में लेकर चला गया और उसे वहीं पर छोड़ दिया। वो लड़के भी उस गार्ड के पीछे चले गए, फरजत खान के ऊपर टूट पड़े। कुछ देर बाद फरजत खान की जोर जोर से चीखने की आवाजें कमरे से बाहर आने लगी, जिसे सुनकर आहान ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपना सर सीट से टिकाते हुए अपने मन में बोला, आपको तो नहीं बचा पाया बुआ, लेकिन आपके गुनहगारों को चुन चुन कर तड़प तड़प कर मारूंगा। हर उस एक लड़की का बदला लूंगा जिसके साथ हर रोज ये सब होता है, और इन्हें सजाई मौत के तौर पर सिर्फ फांसी पर लटकाया जाता है। अब इन्हें पता चलेगा जब किसी पर जबरदस्ती होती है तो कैसा फील होता है। इतना कहकर आहान शांत हो गया। उन्हें अपना सर सीट से तहके दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। उसके आंखों के कोने से कुछ बंदे आंसुओं की गिर पड़ी। खुद को मजबूत इंसान दिखाने वाला आज अपने आंखों से आंसू बहा रहा था। तभी अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, खुद को संभालो आहान, सब कुछ ठीक है। आहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा, मैंने स्वीटी पाई को पूरी सच्चाई नहीं बताई। ये सुनते ही अंश उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? भाभी को ये जानने का हक है। आहान ने अपनी आंखें खोली और खुद को संभालते हुए बोला, हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं वो मेरी बात को किस तरह समझेगी, मुझे उसे खोने से डर लगता है अंश, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अंश ने उसे देखते हुए कहा, देख जितना जल्दी हो सके उन्हें बता दो, निशांत वैसे भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, अगर उसने भाभी को कुछ बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, भाभी को समझाना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, उसकी एग्जाम होते ही सब कुछ बता दूंगा।
आहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन लोगों ने सार्थक को देखा जो चुपचाप वहां पर बैठा फरजत खान की चीखें सुन रहा था। दूसरी तरफ निशांत और नियति खाना खाकर मल्होत्रा मैंशन के लिए निकल गए थे। निशांत ने नियति को देखते हुए कहा, अब तक नाराज हो मुझसे? नियति ने उसकी बाह को पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, नाराज होने की बात नहीं है निश, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। निशांत ने अपने एक हाथ से उसके सर को सहलाया और कहा, जब मुझे पता चला कि निधि की आहान के साथ शादी हुई है तब से मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, इसलिए बस किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और उसमें तुमने भी इग्नोर कर दिया। मैं जल्दी से मम्मी पापा से बात करूंगा। उसकी बात सुनकर निधि ने अपना सर हिलाया और कहा, जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंच गए थे। इस वक्त सब लोग घर पर ही थे। नैना जी आदित्य के कमरे में थी, कुलदीप जी अपने कमरे में थे और दादाजी अपने कमरे में थे। शांति काकी ने जब निशांत और नियति को देखा तो जल्दी से अंदर आने के लिए कहा। निशांत ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या मैं निधि से मिल सकता हूँ? शांति काकी ने अपना सर हिलाया और कहा, जी छोटी बहू मैडम अंश बाबा के कमरे में है। इतना कहकर उन्होंने अंश के कमरे की तरफ इशारा किया, जिसे देख निशांत और नियति उस कमरे की तरफ चले गए। ईशा और निधि अपनी पढ़ाई कर रही थी। निशांत ने जाकर निधि को आवाज लगाई, जिसे सुनकर निधि खुश हो गई और जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, आप यहाँ पर भाई अभी इस वक्त? निशांत अंदर आया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ तुमसे जरूरी बात करनी थी। निधि ने मुंह फुलाया और कहा, मुझे पता है आप क्यों आए हैं, ये जानने के लिए ना कि सरू ने मुझे क्या बताया। निशांत इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस था, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिसे देख नीति ने उसे अंदर बैठाया और सब कुछ बता दिया जो भी आहान उसे बताया था। जिसे सुनने के बाद निशांत ने गहरी सांस ली और कहा, उसने तुम्हें ये तो सच्चाई बता दी, लेकिन उसने उसकी असली सच्चाई तुम्हें बताया नहीं ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी एक बेटी है। ये सुनते ही निधि की मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई।